अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। बिलाखिर अमेरिका ईरान के खिलाफ इसराइली जंग में कूद पड़ा। अमन का राग अलापने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बहकावे में आकर ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिका ने मुज़ाकरात की आड़ और हमला न करने के लिए 2 हफ्तों की डेडलाइन का जायजा देकर ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर हमला किया। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च करके B-2 बमबार तैयारों से ईरान की फर्दो, नतंज और इस्फहान में जौहरी अहदाफ पर बंकर बशर बम बरसा दिए, जिसके जवाब में ईरान ने भी जंग को इंतहाई हदों तक ले जाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों ने फर्दो जौहरी साइट पर बमों का एक पूरा पेलोड गिराया। 7 B-2 तैयारों समेत 125 से जायद फौजी तैयारों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फर्दों पर 30 टन बारूद गिराया गया और एटमी प्लांट को मुकम्मल तबाह कर दिया गया, जबकि तमाम अमेरिकी तैयारे यह हमला करके बाहिफाजत वापस पहुंच गए। अमेरिकी हमले में 75 गाइडेड हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें 14 GBU-57 बम भी शामिल थे, जो कि इस बम का पहला ऑपरेशन इस्तेमाल था। ईरानी वक्त के मुताबिक रात 2:10 पर पहले B-2 तैयारे ने फर्दो जौहरी प्लांट पर 2 GBU-57 बम गिराए, जिसके बाद दीगर बमबार तैयारों ने अपने अहदाफ को निशाना बनाया। फर्दो, इस्फहान और नतंज में अहदाफ को 25 मिनट के दौरानिये में निशाना बनाया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी अबदोदों से 400 मील दूर दागे गए 30 टॉमाहाक मिसाइलों ने ईरान में जौहरी मुकामात इस्फहान और नतंज को निशाना बनाया, जबकि फर्दों पर B-2 बमबार तैयारों से बम गिराए गए। इस हमले की मज़ीद तफसीलात बताते हुए अमेरिकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ का कहना था कि गुज़िश्ता रात जनरल कोरिला की सरबराही में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया गया, जो इंतहाई खुफिया था, और इस ऑपरेशन के नतीजे में ईरानी एटमी प्रोग्राम तबाह किया गया। अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयर जनरल डैन केन का कहना था कि यह अमेरिकी तारीख में B-2 बमबार तैयारों का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। गुज़िश्ता रात को की जाने वाली कार्रवाई के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दुनिया में कोई और फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली और इसराइल अब बहुत ज्यादा महफूज है। ट्रंप ने लिखा कि यह अमेरिका, इसराइल और दुनिया के लिए एक तारीखी लम्हा है। ईरान अब इस जंग के खात्मे पर रजामंद हो जाएगा। इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नायब सदर JD वैंस, वजीर खारजा मार्को रूबियो और वजीर दिफा पेट हेग्सेथ के साथ अमेरिकी कौम से 3 मिनट के मुख्तर खिताब में ईरान को फिर वार्निंग दी कि उसको अमन की जानिब आना होगा, वरना मजीद सानहा होगा। इस कार्रवाई के बाद अमेरिकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से राब्ता करके हैरत अंगेज तौर पर इस उम्मीद का इजहार किया कि अब ये हमले नई सिफारतकारी की राह हमवार करेंगे, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म करने का वादा पूरा हो गया। दूसरी जानिब इस जंग पर रद्द अमल देते हुए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने टेलीग्राम पर पोस्ट किया कि अमेरिका जंग में अपने नुकसान के लिए दाखिल हो गया। अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा, जबकि ईरान के मुतालबे पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी हो रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हंगामी इजलास भी कल हो रहा है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह वाज़ेह किया कि ईरान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि अमेरिका ने रेड लाइन पार की, इसलिए नताइज की जिम्मेदारी उस ही की होगी। उधर मजीद जवाबी इक़दाम के तौर पर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने और अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया है। प्रेस टीवी के मुताबिक तालिबान की कौमी सलामती कमीशन के रुकन मेजर जनरल कौसरी ने कहा है कि पार्लियामेंट इस नतीजे पर पहुंची है कि आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया जाए। ताहम मेजर जनरल कौसरी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर देने का हतमी फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करेगी। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ईरान मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुंच सकेगा। अब हमारे लिए जंग शुरू हो चुकी है। खित्ते में मौजूद हर अमरीकी शहरी या फौजी हदफ है। पासदारान इनकलाब का मजीद कहना था कि ईरान की जौहरी टेक्नोलॉजी को किसी भी हमले से तबाह नहीं किया जा सकता। यह भी पता लगा लिया है कि ईरान पर हमला करने वाले अमरीकी तैयारे इस वक्त कहां हैं। इसके अलावा ईरान ने अमरीकी हमलों के बाद इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर दी, जिससे कम अज कम 90 अफराद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक हमलों में तल अवीव और हैफा समेत मुतअद्दिद इसराइली इलाकों में इमारतों को बराह रास्त निशाना बनाया गया। इन ताज़ा मिसाइल हमलों में 20 से 40 बैलिस्टिक मिसाइलों को इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद इसराइल के 400 से ज़ायद शहरों, कस्बों और इलाकों में जंगी सायरन बजाए गए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हैफा और तल अवीव में इसराइल के 14 स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। ये हमले अब तक के सबसे कामयाब हमलों में से एक हैं। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि हैफा में तवील फासले तक मार करने वाले कादिर F मिसाइलों से हमला किया गया। हमले में इसराइली फौज की सॉफ्टवेयर कंपनियों के दफातर, पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, एयर बेस, इसराइली साइबर कमांड समेत रफाइल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया।
ईरान की जानिब से इसराइल पर जवाबी हमले में पहली बार जदीद तरीन 3rd जनरेशन खैबर शिकन मिसाइल भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी वीडियो भी जारी की गई। यूरो न्यूज के मुताबिक खैबर मिसाइल खुरमशहर मिसाइल फैमिली की ताज़ा तरीन जनरेशन है। ये 2000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह बगैर किसी पेचीदा लॉन्चर के गहराई में मौजूद स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बना सकता है। दूसरी तरफ इसराइल ने भी फिजाई हमले करके ईरान के 2 जंगी तैयारे और 8 मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करने का दावा किया है। इसराइली फौज के मुताबिक ऑपरेशन में 20 इसराइली जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया और दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाकर बारूदी मवाद की तैयारी, असलहा जखीरा करने और बनाने वाली तंजीबात को हिट किया गया। ईरान की जानिब से मुमकिन कार्रवाई के पेश नजर उन खलीजी ममालिक में भी हाई अलर्ट और हंगामी इक़दामात नाफिज कर दिए गए हैं जहां अमरीकी बहरी बेड़े या असासे मौजूद हैं। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका की जानिब से ईरान पर हमलों के बाद सऊदी अरब ने आला सतह का सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। इसी तरह अमरीका के 5वें बहरी बेड़े का हेडक्वार्टर रखने वाले खलीजी मुल्क बहरेन और वाशिंगटन को कई फौजी अड्डे फराहम करने वाले कुवैत ने भी हंगामी इक़दामात किए हैं। अब अगर अमरीका की जानिब से ईरानी जौहरी तंजीबात पर हमले के नतायज की बात हो तो इस वक्त नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। फिलहाल चंद सेटेलाइट तस्वीर सामने आई है। 22 जून को बनाई गई इन हाई रेजोल्यूशन तस्वीर में 6 नए गड़े देखे जा सकते हैं जो मुमकिन तौर पर अमरीकी बमों का दाखिली पॉइंट होंगे। इसके अलावा सुरमई, धूल और पहाड़ के साथ मलबे की निशानदेही की जा सकती है। ताहाल ये वाज़ेह नहीं कि इन हमलों से जौहरी तनसीब को कितना नुकसान हुआ। ताहम ईरानी हुक्काम किसी बड़े नुकसान की तरदीद कर रहे हैं। ईरानी अहदेदार के बकौल अमरीकी हमले से कबल तीनों जौहरी तनसीबात को खाली करार लिया गया था। निशाना बनाई गई तनसीबात में कोई मवाद नहीं था जो अखराज का बाइस बने। ईरानी एटमी तवानाई इदारे ने भी जौहरी साइट्स पर हमलों की तस्दीक करते हुए बताया कि दुश्मन ने फर्दो, नतंज और इस्फहान जौहरी साइट्स को निशाना बनाया। जौहरी तनसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इदारे ने यह यकीन दहानी करवाई है कि जौहरी तनसीबात के इर्द गिर्द रहने वाले शहरियों को किसी किस्म का कोई खतरा लाहक नहीं। जबकि बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने कहा है कि ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी फिजाई हमलों के बाद बाहर की सतह पर ताबकारी में कोई इजाफा नहीं हुआ है। इसी तरह सऊदी हुकाम ने भी ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद किसी किस्म की ताबकारी न फैलने की तस्दीक की है। अल जज़ीरा के मुताबिक सऊदी अरब के न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल रेगुलेटरी कमीशन का कहना है कि अमरीका की जानिब से ईरान की जौहरी तनसीबात पर किए गए हमलों के बाद सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के माहौल में किसी किस्म की ताबकारी के असरात की मौजूदगी का कोई सुराग नहीं मिला। अमरीका की जानिब से ईरान पर हमले के बाद आलमी रद्द-ए-अमल भी तेज हो रहा है और ज्यादातर मौक़िफ़ मुखालफत में सामने आ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने अपने बयान में कहा है कि आज अमरीका की जानिब से ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल पर उन्हें शदीद तशवीश है। उन्होंने कहा कि यह पहले ही कशीदगी के शिकार खित्ते में एक खतरनाक इजाफा है और आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए बराह रास्त खतरा है। इस तनाज़े के तेजी से बेकाबू होने का खतरा बढ़ता जा रहा है जिसके शहरियों, खित्ते और दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज होंगे। पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी सदर को अमन का नोबेल इनाम देने की सिफारिश को भी शदीद धचका लगा जब अमरीकी सदर ने अमन, सिफारतकारी और मुज़ाकरात के बजाय बमबारी को अहमियत दी, जिसके बाद अब पाकिस्तान ने भी अमरीकी हमले की मजम्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता करके अमरीकी हमलों और इसराइल की बिला इश्तियाल और बिला जवाब जारहियत की मजम्मत करते हुए ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ गैर मुतज़ल्ज़ल यकजहती का अयादा किया है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास भी तलब किया है। इस इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने हालिया दौरा अमरीका पर शुरका को एतमाद में लेंगे, जबकि इस इजलास में ईरान की हिमायत और दीगर उमूर पर बड़े फैसलों का भी इम्कान है। इससे कबल पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा था कि अमरीकी हमले आलमी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है और ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। इसके अलावा अरब ममालिक की जानिब से भी अमरीकी हमलों की मजम्मत और उन पर तशवीश सामने आ रही है। सऊदी वज़ारत खारजा ने एक बयान में अमरीका की जानिब से ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार किया है। चीन ने भी अमरीकी हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि यह इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी को मजीद बढ़ाता है। चीनी वज़ारत खारजा के मुताबिक बीजिंग तमाम फरीक़ैन खासतौर पर इसराइल पर जोर देता है कि वह फौरी तौर पर हमले बंद करे और बातचीत और मुज़ाकरात का आगाज करे। अमरीका की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई पर जहां डोनाल्ड ट्रंप को आलमी दबाव का सामना होगा, वहां उनके लिए मुल्क के अंदर से एक और सियासी और अवामी चैलेंज भी खड़ा होने का इम्कान है। वाशिंगटन में सियासी हलचल पैदा हो गई है। बिलखसूस अमरीकी कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमले पर शदीद तनकीद हो रही है और अमरीकी सदर के मुवाख़ज़े की बातें शुरू हो गई हैं। सेनेट में डेमोक्रेट रहनुमा चक शूमर ने अमरीका में फौरी वॉर पावर्स एक्ट नाफिज करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि किसी भी सदर को एकतरफा तौर पर
कौम को जंग में धकेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमेरिकी खातून रुकन कांग्रेस अलेक्जेंड्रिया कोर्टेज ने कहा है कि सदर ट्रंप का कांग्रेस की इजाजत से पहले ईरान पर हमले का तबाहकुन फैसला आइन और कांग्रेस के जंगी इख्तियारात की संगीन खिलाफ वर्जी है। अलेक्जेंड्रिया का कहना था कि यह मुकम्मल तौर पर और वाज़ेह तौर पर ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की बुनियाद है। इसके अलावा गुज़िश्ता सदारती इलेक्शन में अमेरिकी सदर के हरीफ डेमोक्रेट रहनुमा बर्नी सैंडर्स ने भी अमेरिकी हमले को गैर आइनी करार दिया है। अहम बात यह है कि बर्नी सैंडर्स की रैली में अमेरिकी सदर के लिए शेम शेम और नो टू वॉर के नारे भी बुलंद किए गए। इन तमाम मामला बिलखुसूस ईरान के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल पर प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए ज्वाइन किया है तेहरान में मौजूद सहाफ़ी जॉन हुसैन ने। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि क्या सूरत हाल है ईरान के अंदर। अमेरिका तो दावा कर रहा है कि उसने एटमी तनसीबात जो हैं वो तबाह कर दी है बमबारी करके, जबकि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का तो ये मौक़िफ़ आया कि पहले ही हमने इंतज़ाम कर लिया था, हमें पहले से अंदाज़ा था कि यह हमला होगा। तो क्या मुकम्मल तौर पर जो जौहरी प्रोग्राम है ईरान का वो तबाह हो चुका है, या जो बाद में अमेरिकी नायब सदर का मौक़िफ़ आया कि हमने उसे पीछे धकेल दिया है, काफ़ी साल हमने उसे पीछे धकेल दिया है। तो क्या एग्जैक्टली रिपोर्ट्स हैं, कि क्या सूरत हाल है? देखिए, यूनाइटेड स्टेट जो कह रहा है कि हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम, पहला स्टेटमेंट बड़ा गौर करने का है। पहला स्टेटमेंट यह है कि अब न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म, और अब जो है वो इसराइल जो है बिल्कुल आजाद है, और इसराइल में भी नेतन्याहू ने कह दिया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया ईरान का। बाद में थोड़ा सा डाउन प्ले करते हुए आए कि नहीं, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने डिस्ट्रॉय किया है, डैमेज पहुंचाया है। और न्यूयॉर्क टाइम्स से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डैमेज नहीं किया गया है न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इतना जितना बताया जा रहा है। देखिए, फोर्दो के ऊपर जो टारगेटिंग हुई, पहले तो मैं बताऊं, बिल्कुल आपने करेक्टली आइडेंटिफाई किया, स्टॉक पाइल को कंप्लीटली मूव कर दिया था। 16 और 17 जून को स्टॉक पाइल खबरें हैं वेरियस जराए से कि स्टॉक पाइल फोर्दो से निकाल के एक अनडिस्क्लोज लोकेशन की तरफ पहुंचा दिया गया था। बाद में 20 जून के करीब जो एंट्रेंस और एग्जिट टनल्स हैं उनके अंदर रेत जो है वो दबा दी गई थी। अच्छा, उसके अलावा जो स्ट्राइक्स हुई भी हैं, उन स्ट्राइक्स ने क्या डैमेज किया है? रेडिएशन अगर वहां पे होती तो लोग जो कुम के हैं, जो इस्फहान के हैं, वहां पे लोग बताते रेडिएशन का कोई यहाँ पे जो है वो आंसर नजर नहीं आया। ना रेडिएशन हुई है यहाँ पे, ना कोई ऐसा एक्सप्लोजिव फ्लेम देखा गया हो कि कोई बहुत जबरदस्त स्ट्राइक हुई है, ना कुछ ऐसा देखा गया हो। 3 जो स्ट्राइक्स के होल्स हैं टुवर्ड्स द माउंटेन्स, फोर्दो के जो माउंटेन है उसके ऊपर, वो देखा गया है, लेकिन वो भी बताया जा रहा है कि वो पेनिट्रेट नहीं कर सका है अंडरग्राउंड फैसिलिटी को। तो इट वाज एन अनसक्सेसफुल स्ट्राइक अकॉर्डिंग टू इरानियंस की। ये स्ट्राइक जो था वो अनसक्सेसफुल था और काउंटर प्रोडक्टिव भी था, मैं कह सकता हूं एक तरीके से, क्योंकि लोग यहाँ पे काफी लोगों से आंसर ये मिल रहा है कि जैसे वो खुश हैं कि अमेरिका ने स्ट्राइक किया, कि अभी देखें क्या हम जो है वो जवाब देते हैं और पूरी दुनिया देखेगी। और ईरान को तो इनफैक्ट मौका मिला है कि वो पहली दफा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इंगेज कर सकता है डायरेक्टली। तो अब ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं? ईरान क्या कर सकता है? एक तो उनके पास ऑप्शन है कि वो अमेरिकी बेसिस को हिट करें जो कि मिडल ईस्ट के अंदर हैं। फिर दूसरा ऑप्शन उनके पास यह है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है वो बंद कर दें। तीसरा उनके पास जो ऑप्शन है वो इसराइल के ऊपर अटैक मजीद बढ़ा दिया जाए। चौथा है कि जो NPT है उससे बाहर आया जाए। तो ईरान अब क्या करने जा रहा है? क्या वहां पे गौर हो रहा है? देखें, पहले देखते हैं कि ईरान कर क्या रहा है। ऑलरेडी ईरान जो कर रहा है, इसराइल के ऊपर स्ट्राइक्स कंटिन्यू है, वो खत्म नहीं हुई। नेस जायोना जो बेस है 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम तेल अवीव, वो बेस बेसिकली एक कह सकते हैं बेस तो नहीं, लेकिन बायोलॉजिकल वेपन्स फैसिलिटी है जो कि काफी कॉन्फिडेंशियल है। उसको ईरान ने हिट किया और कंप्लीटली डिसमेंटल किया। तो इसराइल के ऊपर तो अटैक्स जारी हैं। खैबर शिकन मिसाइल जो है वो भी लॉन्च की। यूनाइटेड स्टेट्स का ऑन दी अदर हैंड जो अभी पार्लियामेंट ने अभी इजलास किया, पार्लियामेंट में इनिशियल एग्रीमेंट हो गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देंगे। ये रेजोल्यूशन पास हो गया ईरान की पार्लियामेंट में, पेंडिंग अप्रूवल फ्रॉम द सुप्रीम लीडर एंड द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ईरान। तो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की बात की जा रही है। बेसिस के ऊपर, अटैक्स के ऊपर भी ईरान ने कंसिडरेशन की हुई है और पूरी तैयारी की हुई है। साथ ही साथ हुतीज भी जो है वो आ गए हैं सपोर्ट में, एंड दे आर आल्सो सेइंग कि हम जो है वो निशाना बनाएंगे इजरायली शिप्स जितनी भी जा रही हैं बाब अल मंदब के थ्रू, उनको निशाना बनाएंगे, या की जो स्ट्रेटेजिक वेसल्स जा रही हैं उनको निशाना बनाएंगे। अ लॉट ऑफ इनफॉर्मल और अनऑफिशियल stuff is also being said on various platforms कि फॉर एग्जांपल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसके अंदर अभी ऑलरेडी 1000 से जायद GPS जैमिंग के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो चुके हैं, और 27 लार्ज VLCC जो लार्ज वेसल्स होती हैं ऑयल ट्रांसपोर्टेशन की, उनकी डिस्ट्रप्शन देखी गई है इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो एक्टिविटी आई थिंक अभी से शुरू हो गई है। सही है। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि अमेरिका की जानिब से तो ये भी कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि अब अमन की तरफ बढ़ा जाएगा।
तो अब कोई अगर मजीद ऑफर आती है डायलॉग की, डिस्कशन की या मुज़ाकरात के वाले से ईरान को, तो वो एक्सेप्ट की जाएगी या अब ये लड़ाई बढ़ेगी मजीद? समर साहब, कैसे हो सकता है कि एक जगह जहां आपने बाहर से इलाके में ताला लगाया हुआ है 40 साल से जायद, उस इलाके के अंदर आपके घर के अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है बार बार। या आपका जो घर है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों को जो है रोका जा रहा है बेसिक टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज से थ्रू सैंक्शंस, और आपको दुनिया भर से आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। कैसे हो सकता है कि ये, अगर आप इस जगह पे रह रहे हैं और आपको कोई बदमाशी करे, आई वुड से कि यहाँ पे निगोशिएशंस के चांसेस, पर्सनली आई आई फील, जो मैंने आवाम का रवैया देखा है, यहाँ के लोग कभी भी अभी राजी नहीं होंगे निगोशिएट करने के लिए। और सही है। ना ही गवर्नमेंट में ये तासुर नजर आता है कि वो निगोशिएट करेंगे किसी भी तरीके से। और यहाँ पे क्लियर जवाब दे दिया है ईरानी गवर्नमेंट ने कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। अंडर प्रेशर तो पहले से कहते हुए आ रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और अब आई थिंक और ज्यादा हार्ड लाइन हो गया स्टांस कि आप एक मुल्क बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, बुली पोजीशन में आके उनके ऊपर इंपोज करना चाह रहे हैं निगोशिएशन। तो आई डोंट थिंक कि ईरानी कौम इस चीज के सपोर्ट में, आई डोंट थिंक गवर्नमेंट इस चीज को कबूल करेगी, क्योंकि इंटेंसिफिकेशन की तरफ चीजें जा रही हैं, एस्केलेशन की तरफ चीजें जा रही हैं। सही है। इसराइल के अंदर से जो रिपोर्ट्स आ रही है, वहाँ काफ़ी प्रेशर है वहाँ के अवाम का नेतन्याहू के ऊपर कि आपने क्यों हमें जंग में जो है वो धकेल दिया है। तो ईरान के अंदर क्या सूरत हाल है? जो अमेरिका एक परसेप्शन बना रहा है या फिर जो एक परसेप्शन बन रही है इसराइल की जानिब से कि रजीम चेंज के लिए जो है वो सूरत हाल बड़ी फर्टाइल हो रही है, क्या इस वक्त ईरानी अवाम के जज्बात क्या हैं इस जंग के बाद? क्या वो चाहते हैं कोई रजीम चेंज के बारे से उनकी सोच है, या वो मजीद जो है वो रिजिड हो गए हैं कि इसी रजीम के साथ ही कंटिन्यू करना है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। रिजीम चेंज, जो लोगों का जो जो यहाँ पे बिलीफ है ना, पहले अगर आप पूछते ना फिर भी थोड़ी बहुत ऑपोजिशन थी। अब ऑपोजिशन मैं कहता हूं नॉन एग्जिस्टेंट हो गई है, यूनाइटेड हो गए हैं। रिफॉर्मिस्ट्स और प्रिंसिपलिस्ट जो यहाँ के हैं वो दोनों एक साथ हो गए हैं और इस बात पे कह रहे हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिकॉज द जनरल पॉपुलेशन, जो जनरल पॉपुलेशन है ईरान की, वो नफरत करती है यूनाइटेड स्टेट्स से और वो नफरत करती है इसराइल से, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। ठीक है, तो अगर वहां से कोई रिजीम चेंज की कोशिश की जा रही है तो वो तो बिल्कुल भी कबूल नहीं है। ऑन द अदर हैंड, डोमेस्टिकली क्या रिजीम चेंज हो सकता है? आई डोंट थिंक रिजीम चेंज हो सकता है, क्योंकि जहां तक मैं देख रहा हूं पॉपुलर सपोर्ट है लोगों का गवर्नमेंट की तरफ। लाखों करोड़ों की तादाद में लोग जुम्मे को बाहर आए हैं पूरे मुल्क में फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वेस्ट एंड अगेंस्ट इसराइल। और लाइनें लगी हुई मसीज के ऑफिस के बाहर वॉलंटियर्स की कि वो अपने आप को जमा कराएं जंग के लिए। तो जो बताया जाता है इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से, वो ईरान के बाहर जो लोग बैठे हुए ईरानी, जो रेवोल्यूशन के बाद भाग गए हैं यहां से, उनसे तज्जिया लेके बताया जाता है। ऑन द अदर हैंड ग्राउंड पे चीजें काफी मुख्तलिफ हैं, एंड आई वुड से कि पीपल आर नॉट विलिंग टू डू एनी सॉर्ट ऑफ ऑपोजिशन राइट नाउ, इवन इन द स्लाइटेस्ट ऑफ टर्म्स। यहाँ पे लोग जो है वो नहीं करेंगे इस तरीके की चीज, ना ही करना चाहते हैं, क्योंकि ओवरवेलमिंग सपोर्ट गवर्नमेंट के साथ है और सुप्रीम लीडर के साथ है इनफैक्ट। ये बताएं कि पाकिस्तान के बारे से क्या वहाँ पे अवाम के जज्बात हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने भरपूर जो है पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है वो ईरान की दी है, ईरान को दी है। जो अमरीकी अटैक हुआ उसकी भी भरपूर तरीके से पाकिस्तान ने मजम्मत की है। इस्लामी दुनिया के अंदर वाहिद बल्कि चंद एक ममालिक हैं जो कि ईरान के साथ खड़े हैं। तो ईरानी अवाम के क्या जज्बात हैं पाकिस्तान को लेकर? बहुत पॉजिटिव जज्बात हैं। पाकिस्तानी अवाम जितनी शिद्दत से ईरानी अवाम के साथ खड़ी है और जितना प्रिंसिपल स्टांस पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जगहों पे भी लिया है, मतलब बहुत अप्रिशिएट किया गया। आपने खुद ने भी वीडियोस देखी होंगी पार्लियामेंट के अंदर कि अप्रिशिएट किया जा रहा था। अब तासुरात, आई वुड से, नोबेल प्राइज जब दिया ट्रंप को कि भाई नोबेल प्राइज मिल रहा है, तो ईरानियों को थोड़ा सा, जो अवाम है, गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर सकता, बट अवाम थोड़ा सा नाराज जरूर हुई कि आपने नोबेल प्राइज क्यों रेकमेंड किया। उसके अलावा आई वुड से अब एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि पाकिस्तान साथ खड़ा रहेगा। सो इट्स ओवरऑल पॉजिटिव एंड इट्स स्ट्रॉन्गर देन एवर, आई वुड से। नोबेल प्राइज़ पे तो ज़ाहिर है एक वो कोशिश भी हो सकती थी कि डोनाल्ड ट्रंप को रोका जाए कि वो किसी मजीद हमले की तरफ ना जाए। एक वो उस जानिब भी एक एफर्ट बड़ी थी कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ के रास्ते पे डाल दिया जाए ताकि वो जंग की तरफ ना आए, ताकि वो ईरान पे हमला ना करे, इस जंग का हिस्सा ना बने। देखिए ना उन्होंने क्या कर दिया, नोबेल प्राइज बिला वजह। अच्छा, मैंने भी यही समझाया कि भाई नोबेल प्राइज इसीलिए दे रहा है पाकिस्तान ताकि पीस की तरफ जाए, बट उन्होंने उनके लिए नुकसानदेह है। तो अमेरिका ने जो स्ट्राइक किया उसमें सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका का ही हुआ ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया जॉन सैन साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नज़ीर आपने गुफ्तगू बुलाया कि ईरानी सहाफ़ी जॉन सैन की, जिनका कहना है कि ईरान के अंदर रेडिएशन जो है उसकी रिपोर्ट्स नहीं आई, ना कुम से, ना इस्फहान से, ना ही फर्दों के करीबी इलाकों से। और IAEA की रिपोर्ट्स भी यही है कि जो रेडिएशन है वो नहीं बढ़ी इस
इन इलाकों के अंदर, जिससे एक वाजे जो है इस तरफ इशारा मिलता है कि जो ईरानी एटमी प्रोग्राम है वो इंटैक्ट है, और जो रिपोर्ट्स हैं कि उसे पहले ही किसी और महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था स्टॉक पाइल, उन रिपोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा जो है वो जान नज़र आ रही है। और पहले तो अमेरिका की जानिब से कहा गया कि हमने तबाह कर दिया ईरान का एटमी प्रोग्राम, लेकिन बाद में जो है मौक़िफ़ बदला गया कि हमने उसे कई साल पीछे धकेल दिया है। ये भी इस बात की दलील है कि मुकम्मल तौर पर ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह नहीं किया जा सका। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक शामिल करके ब्रेक से वापस आएंगे। इसी बिगड़ती हुई जो खित्ते की सूरत हाल है उस पर तजिया शामिल करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका के ईरानी जौहरी तंजीबात पर हमले के बाद अब इस जंग के मजीद फैलने के खतरात पैदा हो गए हैं। ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो खित्ते में जो अमरीकी बेसिस हैं उन्हें हिट करेगा, उन पर अपना जवाबी वार करेगा। ईरान की जो सलाहियत है, क्या वो अमेरिका को टफ टाइम दे सकती है जिस तरह से इसराइल को टफ टाइम दिया गया है? और अगर ऐसा होता है, ये जंग मजीद बढ़ती है, तो क्या इसमें इसराइल के खिलाफ जो है रशिया और चाइना भी मैदान जंग में उतरेंगे? इसे मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन किया है एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताएगा कि पहली मरतबा अमेरिका ने यह दावा किया है कि उसने इतना बड़ा ऑपरेशन किया है B-2 तैयारों की मदद से खित्ते के अंदर। क्या कहेंगे आप, ईरान के पास जो ऑप्शन है कि वो ईरान की तरफ से ये 4 ऑप्शन जो सामने आए, उसमें एक ऑप्शन ये है कि खित्ते के अंदर जो अमरीकी जो यहाँ पे बेसिस हैं या फिर उनके जो बेड़े हैं उन्हें उन्हें जो है टारगेट किया जाएगा। तो ईरानी सलाहियत को आप कैसे देते हैं कि क्या वो हिट कर सकते हैं अमरीकी अहदाफ को खित्ते के अंदर? जी, बहुत शुक्रिया समझ साहब मुझे इनवाइट करने का। देखिए ये अभी तक ऑफिशियल तो ज़ाहिर है ईरान कोई अपनी कैपेबिलिटी या जो सलाहियत है वो इसको फॉर्मली डिस्क्लोज नहीं कर रहा। हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा जो उसका ईरान का रिस्पांस रहा है इतने दिनों, जो एयर स्ट्राइक्स आ रही हैं ओवर तेहरान खास तौर पर, और उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को उनकी क्या काबिलियत रही है और उन्होंने खुद कितना हिट बैक किया है। उनका अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो हम पहले से जानते हैं, और शायद कई दिनों से ये डिस्कशन भी हो रही है कि उनके पास एयरफोर्स इनसिग्निफिकेंट है। उसको इसका शुमार में नहीं करता कोई कंपैरिजन। पुराने जहाज हैं, F-14 है, F-4 है और मिक्स है कुछ, और ये इतने पुराने हैं, ये शाह के जमाने के हैं। ये नेग्लिजिबल किस्म का कोई इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। पहले मीनिंगफुल, जिसको वॉर स्ट्रैटेजी कहते हैं या वॉर ऑब्जेक्टिव्स या कोई फोर्स गोल्स, ये हासिल करने की उसकी एयरफोर्स पोजीशन में नहीं है। सरफेस टू सरफेस अगर आप मारते हैं इन बेसिस पर जिनका जिक्र किया, तकरीबन 19 और जो उनके पास बेसिस हैं या सैटेलाइट्स हैं या मिलिट्री पोस्ट है, यहाँ पे उनकी प्रेजेंस है, सबसे बड़ी कतर में है। अगर ये हिट करते भी हैं किसी तरीके से, तो हमें ये देखना होगा कि ईरान खुद फिर हिट बैक लेने की पोजीशन में है या नहीं है। एक तो ये बात, अगर वो मैसिव डिस्ट्रक्शन दोबारा आके कॉज करते हैं तो हमने ये देखना होगा, वो मैं उसकी अलग बात करूंगा अगर आप पूछेंगे कि इसकी अपनी कैपेबिलिटी कहाँ तक है और क्या लाइकली है। और हिट बैक करने की सलाहियत एक और भी डिटरमिन करेगी चीज कि इनका न्यूक्लियर जो प्लांट जिन्होंने हिट किया 3 जगहों पर, वो किस हद तक मीनिंगफुल डैमेज हुआ है। और अमेरिका का भी कम बैक करने का, अभी तो वो कह रहे हैं कि हमने अपना मिशन कर दिया है और बड़ी हद तक इसराइल को सेव कर दिया है, और बड़ी हद तक का मतलब वो 100% अभी भी नहीं कह रहे। और मेरी नजर में या मेरे तजिए के मुताबिक वो कंफर्म करना चाहते हैं थ्रू देयर ह्यूज इंटेलिजेंस नेटवर्क, जो 10 दिन पहले तक बहुत जबरदस्त उन्होंने पूरे मुल्क में फैलाया हुआ था। मुझे लगता है वो ग्राउंड चेक करेंगे एक दफा। अगर उनको वेरीफाई हुआ कि ये नेटवर्क वाकई या तो मुकम्मल तबाह हो गया है या 30-40 साल ईरान को 20-30 साल पीछे ले गया है, फिर तो शायद अगले हमले नहीं होंगे। और जाहिर है उस पर भी डिपेंडेंट है कि ईरान का क्या रिस्पॉन्स होता है। और इस हमले में भी जो दूसरा ऑप्शन ये है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वो कहता है बंद कर दूंगा मैं। देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी वैसे बंद नहीं होता विश करने से, उसके लिए आपको बहुत स्ट्रांग एयरफोर्स चाहिए। आपने अपना फेवरेबल एयर एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि आप किसी की एयरफोर्स को वहां पहुंचने ना दें, कोई बॉम्बिंग ना होने दें, कोई A to C मिसाइल ना फायर करने दें किसी को। जिन शिप से या जिन वेसल से ये रोकेंगे वो इटसेल्फ प्रोटेक्टेड होंगी, तो आप इन्फोर्स कर सकेंगे ब्लॉकेड अगर करना होता है तो। उसके लिए एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग चाहिए, और ऑलमोस्ट उसके पास, जैसे मैंने अर्ज किया, वो नो फ्लाई जोन वाली कैटेगरी होनी चाहिए अगर आपने इन्फोर्स करना है, जो किसी जमाने में आपको याद होगा इराक पर की गई थी, एलाइड या नेटो ने जो की थी। आया उस तरह की कैपेसिटी है? और जवाब है नहीं। और अगर ये नहीं है तो फिर शिप्स भेजना इटसेल्फ भी डेंजरस है। तो ईरान के पास ऑप्शंस बड़ी महदूद हैं। उनके पास जो ऑप्शन है इस वक्त, वो मुझे लगता है उनके सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स ही हैं, क्योंकि वो अभी तक सिक्योर मुझे लगते हैं। क्योंकि वजह ये है कि इजराइल इतने दिनों से क्लेम कर रहा है कि हमने मिसाइल बैटरीज हिट की हैं, लेकिन आपने नोट किया होगा कोई बड़े बड़े धमाके हमें नहीं पता लगे और बहुत किसी मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, जिसका मतलब है स्टोरेज हिट नहीं हो रही। ये साइट्स को हिट जरूर कर रहे हैं,
जितना मैंने ईरान का एयर डिफेंस नेटवर्क और खासतौर पे सरफेस टू सरफेस पढ़ा है, उन्होंने बहुत बड़े-बड़े स्टोरेज या अंडरग्राउंड अपनी स्टोरेज बनाई हुई है, शेल्स बनाए हुए हैं। या और वो मिसाइल फायर इस तरह करते हैं कि छोटे-छोटे उन्होंने टनल्स बनाई हैं, जैसे आप कुएं की तरह होता है। या उसके नीचे वो मिसाइल लगा के उसको फायर करते हैं, उतना सा सिर्फ एक्सपोज होता है। अगर लोकेशन रिपोर्ट हो भी जाए, तो इज़राइल जितनी बॉम्बिंग कर रहा है, वो सरफेस पर कर रहा है, जो कि रिकवरेबल होती है फौरी तौर पर। यही एक ऑप्शन मुझे लगता है ईरान के पास। और एक और चीज़, लास्ट पॉइंट मेरा इस सब्जेक्ट के ऊपर ये है कि इज़राइल के खिलाफ जितनी ईरान ने फायरिंग की है, आपने नोट किया होगा, मुझे लगता है कि इज़राइल ल्योर हो गया है मिसकैलकुलेट करने में। वो ये कि ईरान ने या जितने मिसाइल मारे हैं, वो शुरू में उन्होंने बड़े लो कॉस्ट, वेरी इकोनॉमिकल और लेस इफेक्ट वाले उन्होंने ड्रोन्स मारे थे। या उसको उन्होंने ऑल आउट इंटरसेप्शन की, अपने तमाम एयर डिफेंस पे, एरो 3, एरो 2, एरो 1, डेविड स्लिंग एंड देन आयरन डोम जो एयर डिफेंस है, उससे किया। और थर्ड जो है वो अमेरिकन एयर डिफेंस, एक और बहुत बड़ा महंगा, और 2019 में वो वैसे भी डिप्लॉयड है इजराइल के अंदर इस वक्त। या सब ने मिलकर ड्रोन्स को, लो कॉस्ट ऑब्जेक्ट को हिट किया। जब जब तक इजराइल को रियलाइज हुआ कि मैं इस पर जाया कर रहा हूं, उनके अगर $100 मिलियन लगते हैं तो मैं 2 बिलियन खर्च कर रहा हूं एवरी नाइट, तो फिर उनको रियलाइज हुआ कि हमें ये नहीं करना चाहिए। और अब मैंने लास्ट पढ़ रहा था, बहुत सारे वेस्टर्न मीडियाज और जो इजराइल से भी खबरें ला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पॉसिबली उन्होंने राशनिंग शुरू कर दी है, या क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है ड्रोन्स को या बैलिस्टिक मिसाइल को मारना। और जो हाइपर आ रहे हैं, आपने नोट किया अभी, जो जिसको सिजील नाम ले रहे हैं, या और खुर्रम शहर चहारुम, ये उसका या नाम है। खुर्रम एक शहर का नाम था जो या इराक और ईरान की जंग के दौरान बड़ी प्रोमिनेंस, उसने जंग हुई थी बड़ी, तो उस खुर्रम शहर 4 के नाम से उन्होंने अभी जो मिसाइल है, तो दोनों में अभी ईरान की हुकूमत ने कुछ नहीं माना कि कौन सा फायर किया था, या लेकिन ये हाइपरसोनिक मिसाइल, और ये हाइपरसोनिक इतना इफेक्टिव है कि ये इसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। ये या स्पीड, आवाज की स्पीड से 5 या 4 गुना ज्यादा स्पीड पर उड़ता है, मार्क जिसका 5 मतलब है मार्क 6 5 पे या 6 हजार किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। या तो ईरान के पास यही एक ऑप्शन मैं देख रहा हूँ कि शायद वो जिसको कहते हैं ना, प्रोहिबिटिव प्राइस इम्पोज करे या इसराइल पर अंडर द सर्कमस्टांसेस। तो तो सर यही ऑप्शन रह गई है, देखें वो कितना पावरफुल और इफेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज, अगर लास्ट पॉइंट इस सब्जेक्ट पर मेरा ये है कि अगर इस नोट पर जंग बंद हो जाए और एक्चुअली उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन वाकई हिट हो चुकी हैं, तो ये नेगोशिएशन के लिए, ईरान के लिए बहुत अनफेवरेबल सिचुएशन होगी। लेकिन ज़ाहिर है ईरान तो दावा कर रहा है कि उसकी साइट जो है वो तबाह तो हुई है, लेकिन उनका जो एटमी प्रोग्राम है वो इंटैक्ट है। उन्होंने यहाँ से स्टॉक पाइल कहीं और मुंतकिल कर दिया था। रेडिएशन भी वहाँ पे जो साइट से जो जिन्हें हिट किया गया है वहाँ से नहीं बढ़ी, जो इस तरफ इशारा दे रहा है कि शायद उनका नुकसान नहीं हुआ जिस तरह अमेरिका क्लेम कर रहा है। तो अब सर, जिस तरह से ईरान कह रहा है कि हमने हिट बैक करना है, हमने अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाना है खित्ते के अंदर, जो कि मिडल ईस्ट के अंदर उनकी बेसिस है, बाकी जो उनकी यहाँ पे मौजूदगी है, तो अगर हिट करता है ईरान, तो उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम मजीद फिर तबाही की तरफ ये हालात जाएंगे। तो क्या फिर ये ड्रैग कर सकता है सिचुएशन के अंदर जो इसमें रशिया को, चाइना को, और ये फिर एक बड़ी जंग की तरफ हालात जा सकते हैं? देखिए समर साहब, ये पहले ही ईरान ने बड़ी कामयाबी से लेडर ऑफ एस्केलेशन काफी हद तक अपने हाथ में रख लिया जी था। हाँ। ये जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हिट हुई है इससे पहले। और मेरा मानना ये है, या मेरा ख्याल ये है, कि जो अमेरिका को इजराइल ने कामयाबी से इन्वॉल्व कर लिया है, ये एक वन ऑफ द डिफीटिंग एलिमेंट या इंडिकेटर था। उसकी वजह यह है कि इतनी कीमत शायद इजराइल खुद दे नहीं पा रहा था। वो चाहता था कि अमेरिका शेयर या पार्टनर बन जाए इस नुकसान में। पहले तो ये था। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो आप कह रहे हैं कि रूस और चीन इसमें आएंगे, देखिए मेरा मानना यह है कि पिछले 2-3 सालों, और खास तौर पे पिछले, इवन आप पिछली दहाइयां भी देख लें, ये बड़ा फेयर प्ले और बड़ा वेल गार्डेड किस्म का ईरान को वो सपोर्ट दे रहे हैं, रूस भी और चाइना भी। देखिए चाइना इस वक्त 20% डिस्काउंट पर ऑयल ले रहा है, क्योंकि वो बड़ा मुल्क है, वो अफोर्ड कर सकता है, और किसी मुल्क की हिम्मत भी नहीं हो रही ईरान से ऑफिशियली तेल खरीदने की। या और वो 20% डिस्काउंट इसलिए है कि अगर वो कहीं ना बेचे तो फिर क्या करे। तो ईरान को वो एक्सप्लॉयटेशन का सामना भी करना पड़ रहा है। दूसरी एक और चीज इंपॉर्टेंट देखिए, रूस बहुत अरसे से वेपन देना चाह रहा है, लेकिन मैं अभी तक नहीं ढूंढ सका ऐसा कोई वेपन जो रूस ने ऐसा दिया हो जिसपे अमेरिका को नाराज वो करे। या वो भी वेल गार्डेड है। S-400 की मैंने इंटेलिजेंस खबरें कुछ पढ़ी हैं, जो हमने हिंदुस्तान का तबाह किया था, उसके बारे में मैंने ये पढ़ा है कि वो दिया है, रिपोर्टेडली दिया है। लेकिन रूस की शर्त बड़ी सख्त थी उसके अंदर। रूस की शर्त ये थी कि इसको मेरे ही ऑपरेटर्स ऑपरेट करेंगे, मेरे ही या टेक्नीशियन मेंटेन करेंगे। तो इस तरह तो कोई दुनिया में मुल्क नहीं लेता। अब वो मिसाइल यहाँ पे पॉसिबली जो रिपोर्ट हुआ है वो हैं, लेकिन उनके पास ट्रेनिंग नहीं है, वो ट्रांसफर नहीं हुए।
और शायद पॉसिबली पेमेंट भी हो चुकी है। तो ये एक और हमें चीज याद दिलाती है कि जितना आप इंडिजीनियस समर साहब डेवलप करेंगे, खुद इन्हिसारी करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पाकिस्तान ने किया, या लीस्ट डिपेंडेंसी रखेंगे आउटसाइड, तो उतना ही आप कामयाबी से अपने मुल्क का दिफा कर सकेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि मैयरेबल चाहेंगे कोई सपोर्ट देना, क्योंकि वो अमेरिका को एक हद से ज्यादा आजकल कोई भी नहीं नाराज कर रहा। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। तज़ीन प्राइम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे अमेरिका के अंदर भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान पर हमले के बाद प्रेशर बढ़ रहा है। अमेरिकी सदर के मुवाखजे की बातें हो रही हैं। किस तरफ हालात जा सकते हैं अमेरिकी हमले के बाद, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद अमेरिका के अंदर भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बढ़ रहा है, उनके मुआवजे की बातें हो रही है और साथ साथ जो है अब ईरान की जानिब से भी जो एक जवाबी हमले की बात हो रही है, उससे क्या अमेरिका मुकम्मल तौर पर इस जंग का हिस्सा बन जाएगा। अभी तक तो अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि सिर्फ जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना उसके अहदाफ में शामिल था, बूट्स ऑन ग्राउंड या फिर ईरान के अंदर दाखिल होना, ऐसे इस वाले से अमेरिका का ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये जंग मजीद किस तरफ जाएगी, जो सिफारती कोशिशें हैं वो क्यों कामयाब नहीं हो पाई, बात करके प्राइम में ज्वाइन किया है जमीर अहमद साहब ने, साबिक सफारतकार है, जबकि हमारे प्राइम में मौजूद हैं शाहिद अहमद खान साहब, पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। शाहिद अहमद खान साहब, ये बताएं कि क्या सूरत हाल है अमेरिका के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि उन्होंने कांग्रेस से मंजूरी के बगैर ही ईरान पर हमला कर दिया। वो तो क्लेम कर रहे हैं कि हमने अमेरिकी अवाम को जो है वो ईरान की तरफ से आने वाली थ्रेट से बचा लिया है, लेकिन अमेरिका के अंदर क्या सूरत हाल है, वाकईतन प्रेशर बढ़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर? बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का, एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ शिकागो। इस वक्त जो अमेरिका में सूरत हाल है, अगर आप अमेरिकन मीडिया वॉच करें और जो जो कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट डजंट हैव द अप्रूवल टू गो टू द वॉर विदाउट कांग्रेशनल अप्रूवल। तो वो एक तो सबसे बड़ी सूरत हाल इस वक्त ये पैदा हो गई है कि ये प्रेसिडेंट ने कांग्रेशनल अप्रूवल क्यों नहीं ली। दूसरा ये हुआ कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने जो रिपब्लिकन साइड ऑफ द इक्वेशन है इन द पॉलिटिकल सिस्टम, या उनके साथ ये कुछ शेयर किया, लेकिन डेमोक्रेट्स के साथ शेयर नहीं किया। सो डेमोक्रेट्स आर ऑफ कोर्स वेरी अनहैप्पी कि ये इस तरह से क्यों नहीं हुआ। President Trump is not an isolationist, but he is very reactive. He does things on his impulse and his information he has. तो उन्होंने अपने आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले एक्चुअली, उन्होंने जो अपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो चीफ है, उसके उसके भी असेसमेंट को उन्होंने कहा कि जी हाँ, इसकी असेसमेंट ठीक नहीं है, तुलसी गैबार्ड की। तो जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये एक्शन लिया और वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन ये जो इस वक्त जो जो सिचुएशन ये है कि ये नहीं कह रहे कि डिसएग्री नहीं कर रहे कि ये क्यों किया, ये डिसएग्री कर रहे हैं कि इस तरह से क्यों किया बगैर किसी अप्रूवल के, गेटिंग इनटू एक्टिव वॉर, जबकि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ईरान इज मूविंग टुवर्ड्स द होल द न्यूक्लियर जो उनका इनिशिएटिव्स है टुवर्ड्स ए वेपनरी ग्रेड यूरेनियम, कि वो उनके ज़हन में है कि it's more than 60%, but they don't know they are moving, they have the mechanics to go into a nuclear bomb or nuclear armament. सही है जमीर साहब, जो कोशिशें हो रही थी कि जंग बंदी करवाई जाए, किसी भी तरह से मामला मुज़ाकरात की तरफ जाएं, बातचीत की तरफ जाएं, अमेरिकी हमले के बाद ये कोशिशें आपको लग रहा है कि शटर हुई हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि अब जो है अमन होगा, अब पीस होगा, अब आपको लग रहा है कि मामला अमन की तरफ जाएंगे, बातचीत की तरफ जाएंगे? जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में कहीं भी हो, जंग दुनिया में कहीं भी हो, कोई सी भी जंग हो, उसका अल्टीमेट हल जो है वो डिप्लोमेसी होती है। वो तो बात की बात है, लेकिन इस दौरान में बनिए नौ इंसान को, उन ममालिक के रहने वालों को, उन ममालिक के बासियों को कितना नुकसान पहुंचता है, वो एक जो अहम बात होती है। या इस ईरान को पहले दिन जब 13 जून को इजराइल ने जब उस पर हमला किया 200 जहाज़ों के साथ, इमेजिन करें, और उसमें 70 के करीब तो उनके सिर्फ जो डिफेंस की बैटरीज थी, एयर डिफेंस की, उसको तबाह किया। इस बात को इधर छोड़ते हुए मैं आ जाता हूं आपके सवाल पर कि डिप्लोमेसी की उड़ा दी गई, और ये मैं नहीं कह रहा कि मिनिस्टर ने चंद घंटे पहले, 2 घंटे 1.5 घंटे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है,
इस्तांबुल में, वहाँ इराक के फॉरेन मिनिस्टर ने, उन्होंने यही बताया है कि जो अमेरिका है उसने धज्जियां उड़ा दी हैं डिप्लोमेसी की, जी और हाँ, टाइम फॉर डिप्लोमेसी इज ओवर नाउ। आज जो आप देख रहे हैं कि ईरान के मिसाइल बड़े अहदाफ पे उतर रहे हैं, इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि ईरान के को मदद चाइना की तरफ से सैटेलाइट के जरिए कुछ हासिल होती नजर आ रही है, सही है। जिसकी वजह से उनके मिसाइल बड़े ठीक ठाक निशाने पर पहुंच रहे हैं। और आप ठीक देख लें, अभी इस आज ही चंद घंटे कबल जब पूरे ईरान में B-2 बम्बर ने इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर जी हाँ। हमला किया, उसके बाद किस तरह 60 मिसाइल दागे, और जिसमें तल अवीव में थरथरी फैली हुई है और ये भी इस वक्त। और ये भी ईरान दावा कर रहा है कि उसे पता लग गया है कि ये B-2 त्यारे कहाँ से आए थे, कहाँ से उड़कर आए थे, ये भी ईरान ने पता लगा लिया। तो ज़ाहिर इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं से तो ईरान को आई होगी। शाहिद जी अहमद हाँ। खान साहब, ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा था कि वो 2 हफ्ते इंतज़ार करेंगे कि इस जंग का हिस्सा बनना है, हमला करना है या नहीं करना ईरान के ऊपर। तो फिर क्या हो गया अचानक से कि वो इस जंग में कूद पड़े? क्या ये पहले से तय था, वो एक डिसेप्शन थी, 2 हफ्ते का वक्त देने वाली जो जो बात थी? और क्या वजह है कि क्यों इतने ज़्यादा वो नेतन्याहू के कंट्रोल में हैं, ज़ेर असर हैं? कि नेतन्याहू की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अमेरिका को किसी भी तरह घसीट के जंग के अंदर ले आए, ईरान के खिलाफ हमला करने पर आमादा कर दे, तो उन्होंने कर दिया ये। शाहिद साहब के बाद मैं देखिए, भी कमेंट करूंगा इस पर। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था, 2 हफ्ते का उन्होंने जो टाइम दिया था, ऑफ कोर्स इट्स अ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन अबाउट इट। लेकिन जब ये देखिए, अपने सारे कार्ड्स आप तो टेबल पे नहीं रखते। जब उन्होंने 2 हफ्ते का कहा था, दैट वाज अ डिसेप्शन अपेरेंटली, एंड ही हैड इनफ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन एट दैट टाइम। इसराइल से नहीं, ये तो अमेरिका की तो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज आर जी हाँ। मच बेटर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो जो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, ये जो उनका रिएक्शन था, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि ये तो ये हमें इस पे मूव करना था, और जिसकी वजह से हमने ये मूव किया। नेतन्याहू, जहाँ तक आपका एक कमेंट है कि नेतन्याहू कंट्रोल्स द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उसमें ट्रुथ का एलिमेंट जरा थोड़ा सा कम है, इसलिए कि नेतन्याहू इज प्रोबेबली द most hated prime minister in the history of Israel in the United States, including Donald Trump, including Barack Obama, including George Bush, and in between all of them. तो वो अभी भी जो बात होती है, वो नेतन्याहू के साथ जब भी कॉन्वर्सेशन भी होती हैं, तो उसमें फोन बैंकिंग और इस किस्म की चीजें अब सुनने में भी आती हैं, और वो और होता भी ऐसे ही है। तो उसमें खास तौर पे ये जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में तो बहुत ज्यादा होती थी, जब जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो ही इज नॉट ए लाइकेबल पर्सन इन द यूनाइटेड स्टेट्स सही। सिस्टम, इवन दो जो हमारे 2 सेनेटर्स हैं जो डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप में है, एक सेनेटर चक शूमर है और सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल, उनकी अनकंडीशनल सपोर्ट है स्टेट ऑफ इसराइल को, पर उनकी सपोर्ट नहीं है टू द प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। नेतन्याहू की अपनी पॉलिटिकल मजबूरियां हैं, और उनकी वजह से वो ही इज कीप गोइंग एंड मूविंग फॉरवर्ड एंड डूइंग द थिंग व्हिच इज डूइंग, सही व्हिच है। आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द यूनाइटेड स्टेट्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। सही तो है। बाकी यूनाइटेड स्टेट्स अपने इंटरेस्ट में जो उन्होंने एक्शन लिया, और जिसकी वो जस्टिफिकेशन अब जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच अब आपको देती रहेगी गाय बगाए। जी हाँ। अच्छा, जमील अहमद साहब, ये बताएं कि जो कोशिशें हो रही थी, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही थी कि किसी भी तरह से जंगबंदी करवाई जाए, वो कोशिशें आपको मुस्तकबिल करीब में या आने वाले चंद दिनों के अंदर कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है? चूंकि ईरान तो ज़ाहिर है इस अब लड़ाई को बढ़ाने की बात कर रहा है। जिस तरह से OIC ने भी एक बात की है कि उनका एलामिया आया है उनके इजलास का, कि एक तो जंगबंदी का मुतालबा किया गया है एलामिया के अंदर, और दूसरा एक कॉन्टैक्ट ग्रुप कायम किया गया है मुज़ाकरात के लिए, दोनों ममालिक के दरमियान की बातचीत जो है वो अमन की तरफ जाए। ये तो अब तय है, जो आपने पहले बात भी की कि चाइना या रशिया इस जंग के अंदर नहीं आएंगे प्रैक्टिकली, वो इंटेलिजेंस शेयरिंग या किसी हद तक जो आ सकते हैं वो करेंगे, लेकिन खुद इस जंग का ऐसा नहीं बनेंगे। तो फिर ये वाजह है कि अमेरिका पे हमला करना है, ये जंग को बढ़ाना है, इसराइल के ऊपर मजीद अटैक्स करने हैं, जो भी करना है वो ईरान ने अकेले ही करना है। ये दुरुस्त है। ईरान क्योंकि एक बहुत पुरानी तहजीब है, ईरान एक बहुत होमोजीनियस सोसाइटी है, ईरान एक बड़ी रेजिलियंट सोसाइटी है। पिछले 199 सालों में अब तक ईरान ने तकरीबन 8 बड़ी मेजर जंगें उन पे मुसल्लत की गई। हर जंग से वो सुरखरू होके निकले, उसके बाद दोबारा अपने पैरों पर खड़े हुए।
इस मर्तबा भी ईरान जिस तरह की रेजिलिएंट कौम है वो खड़ी हो जाएगी अपने पैरों पर। अमेरिका ने ये जो हरकत की है वो बिल्कुल इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ाते हुए की है, जिसका कि पूरी दुनिया को इदराक है। लेकिन अमेरिका अमेरिका है, मिलिट्री माइट है, दुनिया में जो चाहता है जहां चाहता है, इजराइल भी उसी के बिहाफ पर दंदनाता फिरता है। और यही वजह है कि आज जेनोसाइड, जो कि हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कह चुका, दुनिया की आवाम समुद्र की शक्ल में निकलती रही है अमेरिका समेत और बताती रही कि गजा में क्या हो रहा है, किस तरह जेनोसाइड हो रहा है, किस तरह इंटरनेशनल कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन माइट इज राइट, वही ईरान पे मुसलत करने की कोशिश गई। नहीं मालूम था इजराइल को कि ईरान इस सूरत हाल में भी इतने सही। सैंक्शन के बावजूद भी उन पर ऐसे मिसाइल दाग सकेगा जो इससे पहले उनकी हिस्ट्री में किसी ने मिसाइल नहीं दागे। ये कहाँ गया आयरन डोम? ठीक है, अगर 24 मिसाइल दागे जाते हैं तो जी उसमें हाँ। से तकरीबन आधा दर्जन फिर भी लैंड करते हैं। और जो बिल्डिंगों की आप फुटेज देखें तो महसूस होता है कि जो सेंसर्ड किस्म की इंफॉर्मेशन सामने आई है इजराइल की तरफ से, वो गलत है। वो कहते हैं 2 दर्जन के करीब लोग जख्मी हुए। आज की बात कर रहा हूं, जब इजराइल ने स्ट्राइक बैक किया है, रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया जी हाँ। है अमेरिका के हमले के बाद, तो उसमें 2 दर्जन का वो बता रहे हैं कि इंजर्ड हुए हैं। जी आप हाँ। बिल्डिंगों की शक्ल देखें तो आपको नजर आती है कि उससे कहीं ज्यादा कैजुअल्टीज हुई होंगी। सही है। तल अवीव या इजराइल इसका कभी सोच नहीं सकता था। ठीक। ठीक है, ईरान को कमजोर किया गया, उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को कमजोर की गई। जी हाँ। ईरान जाहिर है उसकी मिलिट्री पावर को सैंक्शन लगा लगा के उसको काफी हद तक मध्यम कर दिया गया। लेकिन आज भी ईरान ऑब्वियसली इस बिल्कुल। काबिल है कि तकरीबन 100 दिनों तक वो मुज़ाहमत दे सकता है। सही और है। ईरान अगर 100 दिन क्या, अगर 30 दिन भी मुज़ाहमत दे जाए तो ठीक ये है। यहाँ के लोग, इस खत्ते के लोग उठ खड़े होंगे, सही उनको है। संभालना मुश्किल हो जाएगा, कुर्सियां मुतजलजल हो जाएंगी बहुत सारे ठीक। हुक्मरानों की। लिहाजा ईरान को लगता है कि बदला जरूर लेगा ठीक है। और ये कंसल्टेशन अच्छा, के बाद नजर आ जाएगा। शाहिद अहमद साहब ये बताएं कि जो पाकिस्तान ने एक फैसला किया था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करने का, ज़ाहिर है उसके फ़ौरन बाद ये हमला हो गया। एक कोशिश तो इस सेंस में अच्छी थी कि शायद ये जो फैसला था, पाकिस्तान का ऐलान था, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये हमला करने से रोक सके, बाज रख सके। लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने उसके 36 घंटों के अंदर ही अटैक कर दिया, 24 घंटों के अंदर ही अटैक कर दिया। तो क्या समझते हैं पाकिस्तान के इस फैसले पे को आप कैसे देखते हैं, जो उन्होंने जो नॉमिनेट करने का फैसला किया पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए, एक तो इसमें ये इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक मूव फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड, और वो उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए जो भी नॉमिनेट किया, और उसकी उसके लिए ईरान या बाकी दुनिया में कोई उसकी कंडीशंस या उसकी आर्गुमेंट नहीं था। वो तो एक इंडिया पाकिस्तान की जी जंग हाँ। में जो डोनाल्ड ट्रंप का किरदार था, जो 14-15 टाइम्स तो वो ये मेंशन कर चुके हैं, और जब से तो वो उसकी बेसिस पे दिया। तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक मूव which Pakistan did, which is good for Pakistan. जहाँ तक अब ये वैस्टर साहब जो बात कर रहे हैं, ये इट्स गुड टू नो कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसको जो अनकंडीशनल सपोर्ट देता है ईरान को। दुनिया का कोई और कंट्री इस तरह से नहीं है, और इतने हम्म। पैशनेट होकर एक कंट्री के बारे में बात करना, ये इट इज कमेंडेबल ऑन पाकिस्तान पार्ट। इट शोज द सही। honorable way to deal with within the nation state and to the neighbors also. However, ये जो ईरान का जो पाकिस्तान की तरफ पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ईरान पाकिस्तान के साथ जो जो कुछ भी होता रहा है इन द पास्ट, और इंडिया के साथ उनकी जो एसोसिएशंस हैं, और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी जो चीज़ें हैं, तो वो ईरान अपनी एक फॉरेन पॉलिसी सही जो है। उनकी है उस पर वो चलता है। पाकिस्तान की अनकंडीशनल सपोर्ट है ईरान को। सही है। अभी भी जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, और आई हैव बीन विटनेस ऑफ दिस थिंग, इवन दो मिलिट्री लीडरशिप, उनकी बड़ी ठीक। क्लियर पोजीशन है ईरान के बारे में और इसराइल के बारे में, और वो एब्सोल्यूट क्लैरिटी से इस पे एक पोजीशन लेकर और उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। सही है। और इन द एब्सेंस ऑफ अदर्स, दे आल्सो आर्गू फॉर आर्गुमेंट उनका ईरान की फेवर में होता है। ठीक है जमीली साहब, क्विकली बिफोर वी वाइंड अप, आपका इस पे क्या तजिया है, आपकी क्या राय है जो पाकिस्तान का फैसला था डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करना नोबेल पीस प्राइज के लिए? शाह साहब ने दुरुस्त फरमाया
कि वो जिस ओकेजन के लिए किया गया था, 2 न्यूक्लियर मुल्क आपस में आमने-सामने खड़े थे। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 न्यूक्लियर मुल्क आपस में लड़ पड़े हों, जंग शुरू हो गई हो। कोल्ड वॉर के दौरान में कभी ऐसा नहीं हुआ। क्यूबा में कुछ अरसे के लिए जब रशियंस ने अपनी पोज़ीशन लेना शुरू की, उसके बाद फौरन पीछे हट गए। 2 न्यूक्लियर मुल्क अगर कभी इस तरह सही। भिड़ जाते, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान, और उसमें जो दुनिया पूरे का नुकसान होना था, वो हम सबको खबर है, और यही वजह ठीक है। है कि पाकिस्तान ने रिकमेंड किया। स्ट्रेटेजिक मूव थी, अच्छी मूव थी, उससे किसी और चीज़ का लेना-देना नहीं है। वो ठीक है। सिर्फ़ इसी बहुत जी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बादल साहब। टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब आपका और शाहिद अहमद खान साहब आपका। आज की शो में इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।